नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। अब की बार किसकी सरकार में? आज सबसे पहले बात झारखंड के चुनावी दंगल की, जहां आज शाम को बीजेपी की पहली लिस्ट आना मुमकिन है। पहली लिस्ट में मोदी कितना सरप्राइज करेंगे, किस रणनीति, किस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से किसको मैदान में कहां उतारेंगे, विपक्ष को हराने के लिए चक्रव्यूह कैसा तैयार होगा। मोदी ने हरियाणा के बाद झारखंड में चुनाव जीतने का क्या कुछ प्लान तैयार किया है, बीजेपी ने एक एक सीट जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई है। संथाल परगना, जहां पिछली बार बीजेपी को चुनावी झटका लगा था, इस बार वहां जेएमएम को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी तैयार की है, हर बात का विश्लेषण होगा। लेकिन सबसे पहले झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई जो अहम ब्रेकिंग है वो आपको दे दें। बीजेपी ने 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। झारखंड में 81 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी ने अभी फिलहाल 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, ये जानकारी मिल रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन हैवीवेट कहां से उतरेगा, किसका पत्ता कटेगा। पहली लिस्ट में बीजेपी 25 उम्मीदवारों के नाम आज शाम तक जारी कर सकती है। सहयोगी पार्टियों में आजसू को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट मिल सकती है। आज शाम को बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन इंडिया टीवी पर उससे पहले ही इस पहली लिस्ट में कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं, हर डिटेल के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले इंडिया टीवी पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं शाम को तो लिस्ट आएगी, लेकिन वो कौन से संभावित चेहरे हैं जिनको टिकट मिल सकता है? आएगी नहीं, आ सकती है। आज शाम के बारे में हमें ये बताया गया कि या तो आज शाम आ जाए, देर शाम, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कल। लेकिन लिस्ट तैयार हो चुका है, ये कंफर्म है। लगभग जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में 2 दिन पहले दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें 55 नामों को तो केंद्रीय चुनाव समिति ने ऑलरेडी मुहर लगा दिया था। इसके अलावा कुल 68 सीटों पर ही बीजेपी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, यानी कि बाकी की जो 13 सीटें हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के नेताओं से बातचीत करके समय समय पर फैसला लेकर कर लेंगे। उसके लिए चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी। दूसरी चीज़ की कुल सीटें क्योंकि 81 है, तो 68 के बाद 10 सीटें सहयोगी आजसू को दिया गया है, यानी कि बीजेपी पिछली बार जितनी विधानसभा चुनाव लड़ी थी 73 सीटों पे, उससे कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पिछली बार आजसू को 8 सीटों पे चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया था सहयोगी दल बीजेपी के द्वारा। इस बार उसमें सीटें बढ़ाई गई हैं, यानी कि 10 सीटें की गई हैं, और इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी सहयोगी दल को एकोमोडेट करने के लिए किस प्रकार से कदम आगे बढ़ाकर झारखंड में फैसला ली है। साथ ही साथ जेडीयू के कोटे में भी 2 सीट दी गई है और 1 सीट एलजेपी के हिस्से में दी गई है, यानी कि चिराग पासवान के लिए 1 सीट छोड़ी गई है, वो सीट होगी चतरा की सीट। तो अब बस इंतजार इस बात का है कि, और झारखंड में भी बीजेपी के नेता एकदम एक तरह से आप कहें कि सांस थाम कर इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि सूची आज शाम में कब तक आ जाती है, और अगर आज शाम में नहीं आती है तो कल आएगी। लेकिन आज शाम से इसका काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं क्योंकि बीजेपी किनके जो कई बार हैवीवेट हैं उनके भी पत्ता काटने में, उनका भी टिकट काटने में संकोच नहीं करती है, क्योंकि पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है कि किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी है। इस बीच देवेंद्र, एक और बड़ी खबर आ रही है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, उसके बाद आपके पास फिर से लौटेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव अर्जुन मुंडा नहीं लड़ेंगे। अर्जुन मुंडा खूंटी सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने करीब 1,49,000 के मार्जिन से हराया था। लेकिन इस बार अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उनका टिकट करीब करीब कंफर्म माना जा रहा है। पूर्व सीएम और जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और इस एरिया में 14 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन ये मजबूत पकड़, उनका वोट बैंक क्या जेएमएम छोड़ने के बाद भी ट्रांसफर होगा, या उनके ऊपर आरोप लगेगा कि हाँ भाई ठीक है वो लॉयल नहीं रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि बीजेपी चंपई सोरेन के बेटे को भी चुनाव लड़ा सकती है। नीता सोरेन का भी टिकट करीब करीब कंफर्म माना जा रहा है। तो परिवार के सदस्यों और बड़े नामों को पूरी तरजीह इस लिस्ट में मिल सकती है। देवेंद्र। जी हाँ, निश्चित तौर पर इसमें सबसे पहले बात कर लें बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। गिरिडीह की वो जो सीट है विधानसभा की सीट, उस सीट से बाबूलाल मरांडी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और अगर सीट की बात करें तो राजधनवार उस सीट का नाम है जहाँ से बाबूलाल मरांडी को चुनाव लड़ाया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि पिछला लोकसभा चुनाव जैसा कि आपने बताया खूंटी से वो हारे, और उसके बाद झारखंड में ये बहुत चर्चा थी कि शायद उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, खरसावां से शायद चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि उनकी पत्नी मीरा मुंडा, जो कि लगातार से उनके संसदीय क्षेत्र को, या फिर पहले जब वो विधायक लड़ते थे तो विधानसभा क्षेत्र को एक तरह से कहें कि सारा काम वही देखती थी, लोगों से जनसंपर्क करना, लोगों की समस्याओं को देखना, इन सारी चीज़ों को अर्जुन मुंडा जैसे मुख्यमंत्री थे तो उनके बिहाफ पर उनकी पत्नी उनके क्षेत्र की समस्याओं को देखती थी। तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी उनके टिकट के लिए कोशिश हुई थी, नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में तो बहुत ज़्यादा कोशिश हुई थी, लेकिन सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिली कि तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन इस बार मीरा मुंडा यानी कि अर्जुन मुंडा की पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और वो सीट होगी जमशेदपुर की पोटका सीट, जहां से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये दो बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, एक बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ते हुए, अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ते हुए। और अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ना अपने आप में इस मैसेज को भी आगे बढ़ाता है। जैसे झारखंड में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो एक चर्चाएं चुनाव के दरमियान ही लगातार ऑलरेडी पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो उस हिसाब से आप इस एक नाम को तो कम से कम चर्चाओं के रेस तो अभी बाहर कर ही दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें चंपई सोरेन की, पार्टी में वो आए, कई लोगों ने कहा कि ठीक है वो आए हैं, बड़ा नाम हो सकते हैं, लेकिन मास लीडर नहीं है, बहुत ज्यादा असर नहीं डालेंगे। तो बीजेपी उन पर कितना दांव खेलने की तैयारी में है? और बहुत ज़्यादा। और जैसे जो लोग इस बात को कह रहे थे कि चंपई सोरेन मास लीडर नहीं है, शायद वो जमशेदपुर के उस पॉकेट की हकीकत को नहीं जानते। जमशेदपुर के पिछले विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जिसे कोल्हान का एरिया कहा जाता है, उसमें जो 14 विधानसभा सीटें हैं, उस 14 में से 11 सीटें जेएमएम हासिल की थी। और ये तब हुआ जब अविभाजित बिहार, यानी कि बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था, तो वहाँ पर पूरे क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि बीजेपी का गढ़ कौन सा इलाका था तो जमशेदपुर का नाम आता था, क्योंकि संघ का बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे हुआ था। तो जो पृष्ठभूमि जहाँ आपकी ऐसी रही हो, वहाँ पर ये स्थिति आ जाए कि विधानसभा का में आपका सुपड़ा साफ हो जाए, आपके मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास उसी इलाके से आते हों, तो समझा जा सकता है कि पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत की बात थी। दूसरी तरफ चंपई सोरेन बहुत ग्राउंडेड लीडर हैं। हालांकि विधानसभा में जब वो जीतते हैं तो उनका मार्जिन बड़ा नहीं होता, क्योंकि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि वो इलाका, उस इलाके में बीजेपी ऑलरेडी मजबूत है एक हद तक। लेकिन बावजूद इसके चंपई सोरेन बार बार जीतते रहे हैं, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हो जाने के बाद समझा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन तो उनका कद एक बढ़ ही गया था। और उस लिहाज से बीजेपी में उनका आना जमशेदपुर एरिया के लिए बहुत फायदेमंद है। और न सिर्फ उनको टिकट दिया जा रहा है, बल्कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का भी टिकट फाइनल कर दिया गया। और इससे आप समझ सकती हैं कि पार्टी उनको कितना महत्व दे रही है। बिल्कुल, पार्टी जो उनके साथ जुड़े हैं नेता, उनको भी तरजीह दे रही है, अपने घटक दलों को भी वो पूरा सम्मान दे रही है। कहीं से भी एरोगेंस या फिर कि हम एकला चलो की नीति पर हैं, हम खुद को सुप्रीम मानते हैं, ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहती है। बहुत ही हम्बल अप्रोच के साथ पार्टी यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है। आगे भी देवेंद्र आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्व से तत्कालीन सीएम रघुवर दास को हराया था। विरंची नारायण को बोकारो से टिकट मिल सकता है। देवेंद्र कुंवर को पार्टी जरमुंडी से चुनाव लड़ा सकती है। अशोक भगत का महगमा सीट से करीब करीब टिकट फाइनल माना जा रहा है। रविंद्र पांडे बेरमो से चुनाव लड़ सकते हैं। और ज्यादा डिटेल जो है हमारे सहयोगी देवेंद्र के पास है। देवेंद्र, और कौन कौन से नाम हैं जिनका टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है? आपके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं, आप हमसे साझा करें। और जैसे इसमें सबसे पहले आप देखें, जिस पे चर्चा हो जानी चाहिए, कि जेडीयू कोटे से जिस सरयू राय को टिकट दिया गया है, ध्यान रहे कि ये वही सरयू राय हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता हुआ करते थे, टिकट इनको नहीं मिला, बगावत इन्होंने की, निर्दलीय चुनाव लड़े। और किसके खिलाफ चुनाव लड़े? तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़े जमशेदपुर पूर्व की सीट से। और न सिर्फ चुनाव लड़े, बल्कि रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया। तो बीजेपी का एक नेता जो कि पार्टी से बगावत करता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है और तत्कालीन मुख्यमंत्री को चुनाव हराता है, तो समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी बात थी। सरयू राय इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो उनकी सीट थी जमशेदपुर पूर्व, जहां उन्होंने रघुवर दास को हराया था, इस बार जमशेदपुर पूर्व नहीं बल्कि जमशेदपुर पश्चिम की जो सीट है वहां से उनको चुनाव लड़ा जाएगा। तो जमशेदपुर एरिया के हिसाब से अगर आप देखें, पूरे कोल्हान क्षेत्र के हिसाब से देखें, तो आपको तीन बड़े नाम इसमें समझ में आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी जो मीरा मुंडा, जो कि पोटका सीट से चुनाव लड़ेंगी, सरयू राय जो कि जेडीयू कोटे से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरे चंपई सोरेन जो कि सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जमशेदपुर की जबरदस्त घेरेबंदी करने की कोशिश में है बीजेपी इस बार, ताकि पिछली बार जो घाटा हुआ था, जो बड़ा डैमेज हुआ था, इस बार उसकी भरपाई की जा सके। इसके अलावा बाकी उम्मीदवारों के अगर नाम मैं आपको बताऊं कि मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा,
उनको चुनाव लड़ाया जाएगा जगन्नाथपुरी से। और इसके अलावा और नामों के अगर देख लें तो बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उनको भी टिकट दिया जा रहा है। उनके लिए जो सीट है वो घाटशिला की सीट है। और इसके अलावा सरयू राय का हमने बता दिया। विरंची नारायण को बोकारो से टिकट दिया जा रहा है, बीजेपी से पहले भी जीतते रहे हैं, उनको बोकारो से टिकट दिया जाएगा। देवेंद्र कुंवर को जरमुंडी से, अशोक भगत को महगामा से, रविंद्र पांडे जो कि पहले गिरिडीह से सांसद रहे हैं, फिर उनका टिकट काटा गया था, बेरमो से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसके अलावा सुनील सोरेन जो कि एक अलग आदिवासी नेता हैं बीजेपी के लिए। और बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात इस बार है कि लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल लोकसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, 5 की 5 सीट बीजेपी हारी थी झारखंड में, इस बार विधानसभा चुनाव में ट्राइबल वोट्स को जबरदस्त तरीके से अपने पास खींच पाए, इसकी पूरी जुगत लगाई जा रही है। और उस हिसाब से सुनील सोरेन जो कि वो भी एक बड़ा नाम है, हालांकि बड़े नाम के हिसाब से देखें तो जब बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े नाम आदिवासी लीडर के तौर पे प्रदेश अध्यक्ष हों, अर्जुन मुंडा जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री हों, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ट्राइबल वोट के लिए बीजेपी किस प्रकार से घेरेबंदी कर रही है। बिल्कुल, महिला वोट बैंक और आदिवासी आत्मसम्मान, इस स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी जो है पूरी कोशिश करेगी झारखंड के आवाम का दिल जीतने की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह ने कहा है कि झारखंड में एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहा है। हम कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन सरकार को हराएंगे। तो प्रभारी जो हैं वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर। और मोदी फैक्टर, जहां कुछ नहीं चलता, जहां कोई मुद्दे समझ में नहीं आते, पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है मोदी फैक्टर। हरियाणा चुनाव में चलते हुए उसे देखा। शिवराज सिंह जी ने क्या कहा है पहले वो सुन लें, फिर देवेंद्र जी से इस बाबत बात करते हैं। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, बीजेपी के पास मोदी जी के नाम पर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका वो भरपूर उपयोग करते हैं। जो तमाम विवाद होते हैं, किसका चेहरा, किसका नेतृत्व, एक तो उनको खत्म कर देते हैं चुनाव से पहले, और जनता के बीच में जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है, जो हमने हरियाणा में चलते हुए देखा तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बीच, उसको बहुत मजबूत कर देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ऐसे चेहरा हैं बीजेपी के लिए जो बीजेपी हर जगह इस्तेमाल करती है, हर संकट में इस्तेमाल करती है, हर तरीके से इस्तेमाल करती है। और कई बार ऐसा समझ में आता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी कितनी सरकारी जिम्मेदारियां होती हैं, बावजूद इसके संगठन का जो भी टास्क होता है उस टास्क से भी कभी वो पीछे नहीं हटते, बल्कि संगठन जब जितनी तारीख मांगता है उनसे चुनाव के प्रचार के लिए या जिन चीज़ों के लिए भी वो बखूबी वो समय देते हैं। बीजेपी की जिन बैठकों में उनका होना अनिवार्य होता है, एक भी बैठक ऐसे नज़र नहीं आती जिसमें वो बीजेपी दफ्तर ना आए, और एक भी बैठक ऐसी नहीं होती कि वो ये कह दें कि यहाँ से आप लोग 7LKM यानी कि प्रधानमंत्री निवास चले आइए, वहीं पर बैठक हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद, लोकप्रियता का इतना चरम होने के बावजूद, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के हाल के दिनों में जो भी सफलता है सिर्फ और सिर्फ उस चेहरे और अमित शाह के वर्कफोर्स की सफलता है। और इसके बावजूद इस तरह का पार्टी के प्रति सम्मान, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान अपने आप में उनको बहुत खास बताता है। और जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि पिछले 10 सालों में आप उठाकर देखें तो एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई है, सिंगल बैठक जो कि पार्टी की बैठक हो और पार्टी के नेताओं को वो बुला लें 7LKM। जो भी आधिकारिक बैठक होती है पार्टी की, हर एक बैठक में वो यहाँ पर आते हैं। और इस बार झारखंड के चुनाव की भी अगर आप बात कर लें तो समझा जा सकता है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में उसी एक चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा। लोकल लेवल पे, प्रदेश के संगठन के स्तर पे सिर्फ आपको ये करना होता है कि प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर दरवाजे जाएं, प्रधानमंत्री के विजन को लेकर जाएं और उस चेहरे के आधार पर अपनी सफलता हासिल कर लें। बीजेपी का जो सेट फार्मूला नजर आता है वो यही आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्रदेश का संगठन मजबूत है तो इस काम को बखूबी कर लेता है।
अगर प्रदेश के संगठन में कोई समस्या है तो फिर वहाँ पे उदासीनता रह जाती है, फिर पार्टी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। झारखंड में पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कर रही है, और हरियाणा के चुनाव के बाद तो समझा जा सकता है कि पार्टी का उत्साह कितना बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, हरियाणा में तमाम जो चुनावी विश्लेषक थे उनको गलत साबित करते हुए एक ऐतिहासिक जीत जो दर्ज की है, उससे पार्टी का जोश निश्चित तौर पर हाई है, काडर का भी और नेताओं का भी। इस बीच एनडीए के सीट शेयरिंग के ऐलान पर आजसू चीफ सुदेश महतो ने कहा कि हम बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हमारे संगठन और प्रदेश की जनता चाह रही थी कि हम बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरें। पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग हो। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा भी उठाया। कहा, आज आदिवासी की जनसंख्या 28% रह गई है। आदिवासियों की जमीन पर संकट तो था ही, हेमंत सोरेन की सरकार में रोटी बेटी और पहचान का संकट भी खड़ा हो गया है। और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है कि आदिवासी बिल्कुल चिंतित है। संपूर्ण झारखंड में जहां 1951 में 36% के करीब आबादी थी, आज मात्र 26% आबादी रह गई है संपूर्ण झारखंड। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी, वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई, यानी 16% की यह गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है। उन्हें लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, जो कि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रही है, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत सत्येंद्र जैन को मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक लंबे अरसे से सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल में बंद थे, और अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने की खबर है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को जमानत पहले मिल चुकी है। केजरीवाल भी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। जमानत पर फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद सत्येंद्र जैन की पत्नी रो पड़ी। अपडेट आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी फिलहाल मामले में ट्रायल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और यह जमानत उन्हें मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एनडीए ने सीटों का ऐलान कर चुनावी रणनीति में बाजी मार ली है। अगले महीने तक जेएमएम कांग्रेस की सरकार जा सकती है और झारखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी कैसे इस चुनाव पर अभी से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आज नाना पटोले समेत कांग्रेस के नेताओं पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता फैसला लेने में अक्षम है। वो हर बार हाईकमान का नाम लेते हैं और फैसला टाल देते हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच कोई विवाद नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही है जो फैसला लेने में वक्त बर्बाद कर रही है। अब आपको बता दें कि ठाकरे सेना क्यों कांग्रेस पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी विदर्भ में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस मुंबई और मराठवाड़ा में भी शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव सेना की दलील है कि उसने लोकसभा चुनाव में अपने कोटे की रामटेक, अमरावती जैसी परंपरागत सीट कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस जीती भी।
ऐसे में विधानसभा में इन जिलों में कुछ सीटें शिवसेना यूबीटी लड़ना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? इसी वजह से संजय राउत के निशाने पर आज सबसे ज्यादा कांग्रेस रही। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। कल बांद्रा के सोफिटेल होटल में महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे पर मीटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट है। महाविकास अघाड़ी ने 263 सीटों का बंटवारा कर लिया है। 25 सीट ऐसी है जिनमें पेच फंसा हुआ है। इन सीटों पर कई पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसने तय हुई सीटों की लिस्ट और झगड़े वाली सीटों की लिस्ट हाईकमान को सौंप दी है। आखिरी मुहर हाईकमान ही लगाएगा। अरे 20-25 जगह का ये है, पेंच है, वो हाईकमान के पास ली जाएगी। कल और परसों डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन क्या वो वजह है कि हम पेच नहीं छूट सके? और दूसरी बड़ी बात बोल रहे कि कार्यकर्ता जिस तरह से ये बोल रहे कि हमारे को सीट, तो आखिरी ये कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना। वहाँ की सिर्फ जीत क्या आ रही है, मेरिट कैसा हमारे दल का है, पार्टी का है, वो हमने बताया, वो भी अपनी बता रहे। ऐसे मामले में हाईकमान डिसीजन लेगा। मुंबई की सीटों पर भी महाविकास अघाड़ी में विवाद है। मुंबई रीजन में 36 विधानसभा सीट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 सीटों पर सहमति बन गई है। इनमें कांग्रेस 15, शिवसेना यूबीटी 18, एनसीपी शरद 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी गई है। 3 सीट कुंडला, भायखला और अणुशक्ति नगर सीट पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र की करीब 10% सीटें ऐसी हैं जहां एमवीए में सहमति नहीं बन पाई है। अभी करीबन 10% सीट है कि उसके बारे में चर्चा होना बाकी है। उसके बारे में चर्चा करके जल्द से जल्द हम पूरी यादी हमारी डिक्लेयर करेंगे। और कौन कौन जाएगा? तीनों पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ हमारी कंप्लेंट से जो प्रक्रिया चालू हुई है इलेक्शन की, उसके बारे में कुछ कंप्लेंट है, उसके बारे में हमारी कंप्लेंट दर्ज करने हम इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी जब सीट बंटवारे पर ही झगड़ रही है, एक दूसरे के कैंडिडेट के लिए प्रचार कैसे कर पाएगी?